अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इस वबा से बचाव की तमाम तदाबीर अख्तियार कर रहे होंगे। आज हमारे जो लेक्चर का उन्वान है वो है हैलोजेंस। जी, हैलोजेंस की ये हमारी एक आउटलाइन है, इसके मुताबिक हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम हैलोजेंस का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसकी डिस्कवरी और कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हम देखते हैं हैलोजेंस के अंदर वो डिस्कस करेंगे, फिर इंटर हैलोजेंस के बारे में, फिर ऑक्सी एसिड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। हेलोजन जैसे कि नाम से जाहिर है, दे आर नेम्ड हेलोजेंस क्योंकि इनके नाम का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मर। तो जब ये किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बेसिकली सॉल्ट्स बनाते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज हेलोजेंस। ये ग्रुप 7A के मेंबर होते हैं और इनको बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। नॉन मेटल्स होते हैं, इनके मेंबर्स जो है वो आपके सामने लिखे हुए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, एस्टिटीन। Astatine being radioactive, so it is not usually taught at this level. अच्छा, अब ये रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि हमने ये देखा था कि जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो ग्रुप 7 है, ग्रुप 7A दैट इज़। क्योंकि हम लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ग्रुप होता है और इसीलिए हैलोजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कभी भी मोनो एटॉमिक फॉर्म में आपको नज़र नहीं आते। ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में आपको मिलेंगे या तो किसी ना किसी कंपाउंड्स की सूरत में आपको मिलेंगे, किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन किया होगा इन्होंने। अब हम बात करते हैं कि इन इन पूरे हैलोजेंस के ग्रुप में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है क्योंकि टॉप ऑफ द ग्रुप होता है और हमें मालूम है कि टॉप से बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। तो गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हैलोजेंस, और हैलोजेंस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन बिकॉज इट सिट्स ऑन द टॉप ऑफ द हैलोजन ग्रुप। और सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो इसमें एस्टेटीन होगा, विच इज रेडियोएक्टिव ऑफ कोर्स। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं हैलोजेंस, तो ये कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ले लिए जाए। तो इनके सामने कोई भी ऐसा एलिमेंट या कोई भी ग्रुप ऑफ एटम्स आता है कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे कम होती है, तो ये उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं और इनके ज़्यादातर जो एक्वस रिएक्शंस होते हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। जब ये किसी भी सब्सटेंस के साथ बॉन्ड होते हैं तो इनका जो प्रीफिक्स है वो हेलो यूज़ किया जाता है। जैसे अब बात करते हैं अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए क्लोरीन के साथ तो आप उसको कहेंगे क्लोरो अल्केन। तो हेलोजन का हेलो जो है वो आप प्रीफिक्स के तौर पे इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इस स्लाइड में आप पूरी टाइमलाइन देख सकते हैं जिसके मुताबिक ये तमाम हेलोजन एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। सबसे पहले क्लोरीन डिस्कवर हुआ था 1774 में। अब आप सोचिए ज़रा किन हालात में डिस्कवर हुआ होगा। 1774 का मतलब वो दौर जब अमेरिका भी आज़ाद नहीं हुआ था। अमेरिका भी 1776 में इंडिपेंडेंस लिया ना उसने, तो अमेरिका के आज़ाद होने से भी 2 साल पहले फ्लोरीन डिस्कवर हुआ था। एट दैट टाइम व्हेन देयर वर नो कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर्स एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशंस। तो उस वक्त किस तरीके से डिस्कवर किया गया होगा ये भी अपनी जगह एक ज़बरदस्त रिसर्च होगी। अगर आप पढ़ना चाहें तो उसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं, यहाँ पे तमाम चीज़ें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। तो बहरहाल 1774 में क्लोरीन डिस्कवर हुआ था, इसका एटॉमिक नंबर है 17 और ये पेल येलो कलर की आपको नज़र आती गैस। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती हैं -1, 0, +1, +7, +5 एंड +7। इसके बाद जनाब डिस्कवरी हुई आयोडीन की। आयोडीन को 1811 यानी 1811 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 53 होता है और ये तक पर्पल ब्लैक सॉलिड होता है जो कि यूजुअली सबलाइम होता है, यानी ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है आसानी के साथ। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती हैं वो -1, 0, +1, +3, +5, +7, वही ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो आपको क्लोरीन में नज़र आती है।
फिर इसके बाद डिस्कवर हुआ जनाब ब्रोमीन, ठीक 15 साल बाद, यानी ये 1826 के अंदर ब्रोमीन डिस्कवर हुआ। इसका एटॉमिक नंबर 35 होता है और ये रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी वही होती हैं जो क्लोरीन और आयोडीन की होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोरीन की, जो जिसको हम कह सकते हैं गून ऑफ द पीरियोडिक टेबल, गुंडा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव। कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन नज़र आता है उसको फटाफट कैप्चर करता है। तो बहरहाल ये डिस्कवर हुआ था 1886 में। इसका एटॉमिक नंबर है 9 और ये पेल येलो नज़र आता है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है -1 या 0। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और 0 ही क्यों होती है, +1 +3 +5 +7 क्यों नहीं होती? इसका जवाब आप लोग सोचिए और कमेंट में दीजिएगा। और अगर कुछ इसमें इश्यूज हैं तो फिर आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। बड़ा आसान सा जवाब है, ज़रा सी आप थिंकिंग करेंगे और जवाब आ जाएगा। और जब सबसे लेटली, सबसे लास्ट में जो चीज़ डिस्कवर हुई दैट इज़ एस्टेटीन। ये 1940 में डिस्कवर हुई थी, उस साल में जिस साल हमारे करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी ना। तो ये हिस्टोरिक एराज हैं। तो ये मैं पोजीशन इसलिए बताता रहता हूँ हिस्टोरिक इवेंट्स की, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इसका एटॉमिक नंबर 85 है और ये रेडियो एक्टिव होता है। और जनरल रूल है कि 82 से ज़्यादा जिनका एटॉमिक नंबर होता है वो यूजुअली रेडियो एक्टिव होते हैं। अच्छा, क्योंकि एस्टेटीन रेडियो एक्टिव है, फटाफट चेंज हो जाता है दूसरे मटेरियल्स में, तो इट इज़ प्रिज्यूम वेरी डार्क, समझा जाता है कि ये बहुत डार्क कलर का होगा। लेकिन क्योंकि देख नहीं सकते और जो देख सकता है वो बता नहीं सकता, जो देखेगा उसको कैंसर हो जाएगा, तो वो कैसे बताएगा, बेचारा मर जाएगा। खैर, इसकी हाफ लाइफ 8.5 आवर्स की होती है। और ये पूरी टाइमलाइन है जिसके मुताबिक ये एलिमेंट डिस्कवर किए गए थे। इस स्लाइड में हमने इन 4 प्रॉपर्टीज की पीरियोडिक ट्रेंड्स आपके सामने पेश किए हैं: एटॉमिक मास, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम 5 हेलोजेंस को कंपेयर करें तो आपको मालूम है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है मास नंबर भी बढ़ता जाता है, एटॉमिक मास बढ़ता जाता है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19 है और बाकी तमाम हेलोजेंस के मासेस आप देख रहे हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं। अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको मालूम है वो एनर्जी जो किसी भी गैशियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको चाहिए होती है। तो जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे शेल का इजाफा होता जाता है। यानी फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, तो फ्लोरीन में जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे क्लोरीन में उससे एक ज़्यादा शेल होगा, ब्रोमीन में उससे एक दर्जा ज़्यादा शेल होगा, आयोडीन में एक शेल का इजाफा और हो जाएगा, एसिटीन में एक का इजाफा और हो जाएगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो फासला है वो बढ़ता जाएगा। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फासला बढ़ता जाएगा तो वो जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर वो भी कमज़ोर होती जाएगी क्योंकि वो दूर होता जा रहा है। दूसरी बात जो होती है इसमें कि जनाब बीच में जो शेल आ रहे हैं वो बेसिकली शेल का इजाफा नहीं हो रहा, उस शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स का एक शील्डिंग इफेक्ट होता है, यानी जो न्यूक्लियस की चार्ज को, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक जाने से रोक रहा होता है। तो वो शील्डिंग इफेक्ट भी मददगार साबित होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल को कम करने के लिए। तो जैसे जैसे हम किसी भी ग्रुप में नीचे आते जाते हैं, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन तक आएंगे, तो शेल्स बढ़ते जाएंगे और शेल्स बढ़ने से एक तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा न्यूक्लियस का और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, दूसरा शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। तो इन दोनों इफेक्ट्स की बुनियाद पर जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो कम होता जाएगा। आप जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे ना आपको ज़रा सी एनर्जी देनी होगी और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जो भी आपका एलिमेंट होगा। तो देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल में एक रेगुलर ट्रेंड है, कमी वाक़ई है। एटॉमिक रेडियस की बात करें तो यहाँ पे भी वही रीज़न होगा कि जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्योंकि आपको एक शेल का इजाफा हो रहा है, जब एक ऑर्बिट का इजाफा हो रहा है, शेल का इजाफा हो रहा है, तो जो एटम का साइज़ है वो भी तो बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरह से एटॉमिक रेडियस भी रेगुलर ट्रेंड में इंक्रीज होता है। फ्लोरीन 42 पिकोमीटर है, क्लोरीन 79, ब्रोमीन 94, आयोडीन 115 और एस्टेटीन 127 पिकोमीटर।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानिब खींचने की सलाहियत। तो क्योंकि डाउन द ग्रुप हम देख रहे हैं कि शेल बढ़ते जा रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, तो जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को ठीक तरह से नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा, वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है जैसे जैसे हम फ्लोरीन से एसिटीन तक आए। इसमें भी आपको एक रेगुलर ट्रेंड नज़र आता है। तो ये पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं जो आपको फ्लोरीन में देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि ये जो हेलोजेंस होते हैं, इन हेलोजेंस की आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस होता है। तो जब भी डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या करेगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पे अगर दो हेलोजेंस को हम रिएक्ट करवाएं तो उनके दरमियान आपस में रिएक्शन हो जाता है, और जो बनने वाला कंपाउंड है उसको हम कहते हैं इंटर हेलोजन। यानी कि जनाब ये दो हेलोजेंस के दरमियान बना। तो वो जो बाइनरी कंपाउंड्स जो दो डिफरेंट हेलोजेंस के मिलने से बनता है उसको हम इंटर हेलोजन कहते हैं। और ये इंटर हेलोजेंस, इनका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ABN होता है। ABN, जहाँ पे A जो है वो बड़ा एटम होता है जिसके साथ छोटे एटम्स लगे होते हैं जो B से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और यहाँ पे N जो है ये नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है कि कितने छोटे एटम्स A के साथ जुड़े हुए हैं। तो N की जो वैल्यू है वो 1, 3, 5 या 7 हो सकती है। ये सोलली यानी कि कंप्लीटली डिपेंड कर रही होती है A की ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। अब इंटर हेलोजेंस को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो हमने जैसे कि लास्ट स्लाइड में देखा था कि चार टाइप्स हो सकती हैं। ए बी एन है ना, तो एन की वैल्यू 1, 3, 5 और 7 हो सकती है। तो अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो ए बी हो जाएगा, जिसकी एग्जाम्पल ICl है। अगर एन की वैल्यू 3 होगी तो ए बी 3 हो जाएगा, जिसकी मिसाल ClF3 है। अगर एन की वैल्यू 5 होगी तो इसकी मिसाल ए बी 5 होगी, जिसकी एग्जाम्पल IF5 है। और अगर एन की वैल्यू 7 होगी तो ए बी 7 होगा, जिसकी एग्जाम्पल IF7 है। अब इन इंटर हेलोजेंस को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो दो तरीके हैं। एक तो ये कि जनाब इनको डायरेक्टली कंबाइन कर दिया जाए, यानी एक सिलेंडर में दोनों गैसेस डाल दी जाएं एक खास स्टिचोमेट्री में, और उसको हीट कर दिया जाए इस टेम्परेचर तक। तो क्या होगा, आपको इंटर हेलोजन मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपके पास एक इंटर हेलोजन है और आप चाह रहे हैं कि आप उसमें जो n की वैल्यू है, यानी जो दोनों हेलोजेंस का जो रेशियो है वो चेंज करें। जैसे आपके पास ClF3 है, आप चाह रहे हैं ClF5 बना दीजिए, उसमें f का प्रोपोर्शन बढ़ा दें। तो आप क्या करें कि आप एक इंटर हेलोजन लें, उसी में ही दूसरी गैस भी डाल दें और उसको हीट कर दें 200 से 280 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो वो जो लोअर इंटर हेलोजन है वो हायर इंटर हेलोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं इंटर हेलोजन को बनाने के। अब इनकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करें, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क से बनते हैं इंटर हेलोजेंस। तो ये पोलर कंपाउंड होते हैं। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये पोलर कंपाउंड्स होते हैं। इनके दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क है, लेकिन बहरहाल वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि वो आयनिक कंपाउंड बनाए। तो ये तमाम कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तमाम के तमाम पानी में सॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये पोलर होते हैं। तमाम के तमाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तमाम एसिडिक इन नेचर होते हैं। और तमाम क्योंकि एसिडिक इन नेचर होते हैं तो सब के सब बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। अब हम ऑक्सी एसिड्स की बात करें तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन का मतलब होता है कि हेलोजेंस जिनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। इनका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो HOX होता है, जहाँ पे X जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसी भी हेलोजन को। अब इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करती जाती है जैसे जैसे हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम क्लोरीन का ऑक्सी एसिड लें, तो हाइपोक्लोरस एसिड से लेकर पर क्लोरिक एसिड तक अगर हम देखें तमाम एसिड्स को, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है वो पर क्लोरिक एसिड होगा, क्योंकि इसके अंदर जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 होती है। ये इन तमाम एसिड्स की एक स्ट्रक्चरल व्यू है आपके पास बॉल एंड स्टिक मॉडल के थ्रू। बॉल मॉडल इसको कहना ज़्यादा बेहतर है। तो ये तमाम का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इन तमाम की एक रिप्रेजेंटेशन है। और एसिडिटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे इनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाता है। अब ये जैसे हमारे लेक्चर्स की एक रिवायत रही है, तो यहाँ पे भी मैं आपको सोचने के लिए दो सवाल छोड़ के जा रहा हूँ
पहला सवाल तो ये है कि फ्लोरीन HOF के अलावा बाकी ऑक्सी एसिड्स क्यों नहीं बनाता। और दूसरा सवाल ये है कि जो 4 ऑक्सी एसिड्स होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिफरेंट हो सकती है ना हेलोजेंस की, तो ब्रोमीन के लिए हम वो चारों ऑक्सी एसिड्स क्यों रिपोर्ट नहीं करते। ठीक है, जिस तरह हम HOX को जनरल फार्मूला कहते हैं ना, HOX हो सकता है, HOXO हो सकता है, HOXO2 हो सकता है, HOXO3 हो सकता है। तो X की जगह ब्रोमीन हम लिखें तो 4 ब्रोमीन के ऑक्सी एसिड्स बनने चाहिए, लेकिन हम 4 ब्रोमीन के ऑक्सी एसिड्स कहीं भी नहीं देखते, रिपोर्ट भी नहीं करते। तो उसकी क्या वजह होती है, ब्रोमीन वो 4 ऑक्सी एसिड्स क्यों नहीं बनाता, या अगर बनाता है तो हम क्यों रिपोर्ट नहीं करते। तो ये दो जवाब आपको देखने हैं, सोचने हैं, समझने हैं। और अगर कुछ इशू हो तो फिर आप डिस्कस भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए जी, आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे इसके बारे में। अल्लाह हाफिज़।